सीरिया में बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट के बाद बुधवार को पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई जनता के सामने आए। पिछले कुछ दिनों में क्षेत्र में पैदा हुए हालात के बारे में उन्होंने जनता को संबोधित किया। सीरिया के तख्ता पलट के पीछे अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए अली खामेनेई ने कहा कि किसी को भी इस बात पर संदेह नहीं होना चाहिए कि सीरिया में जो कुछ हुआ वो अमेरिका इजराइल की संयुक्त साजिश का हिस्सा है। सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसमें सीरिया के पड़ोसी देशों की सरकारों ने साफ भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रही है। हालांकि मुख्य साजिशकर्ता और नियंत्रण कक्ष अमेरिका और ज़ायोनी शासन में है। हमारे पास इसके सबूत हैं जो किसी के लिए भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। खामेनेई ने इस बार इजराइल और अमेरिका के साथ साथ सीरिया के पड़ोसी देशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि सीरिया में जो कुछ हुआ वो एक साजिश का हिस्सा है और इसके ऊपर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। सीरिया में तख्ता पलट के दौरान ईरान दूतावास पर हुए विद्रोहियों के हमले की निंदा करने के लिए ईरान ने यूएन से अपील की थी। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरामनी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को भेजे गए 2 औपचारिक पत्रों में इस मुद्दे को उठाया। इससे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख हुसैन सलामी ने मंगलवार को संसद के बंद दरवाजे की बैठक में कहा कि फिलहाल ईरानी सेना सीरिया में मौजूद नहीं है। ईरानी सेना असद की सरकार के आखिरी समय तक सीरिया में थी। असद के सत्ता से हटने पर भी ईरान की ताकत कम नहीं हुई है। साल 2011 में सीरिया का युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने बशर अल असद का साथ दिया था। ईरान ने अपने लड़ाकों, हथियारों और सैन्य सहायता के जरिए असद को सत्ता में बने रहने में मदद की। बता दें कि असद के हटने के बाद 4000 ईरानी नागरिकों को भी ईरानी एयरलाइन के जरिए वापस लाया गया है। असद के हटने से पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने विद्रोहियों के हमले को अमेरिकी इजरायली साजिश बताया था, जिसका मकसद इजराइल और गाजा युद्ध के बीच क्षेत्र को अस्थिर करना है। इजराइल पर हमला बोलते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा था कि वो सीरिया की स्थिति का फायदा उठाकर गाजा में नरसंहार तेज कर रहा है। बशर अल असद सरकार के पतन और असद के देश से भागने के बाद सीरिया मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। सीरिया में पहले अमेरिका ने बम बरसाए, फिर इजराइल ने रॉकेट से हमले किए। अब तुर्की भी इसमें पीछे नहीं रहा है। तुर्की ने ड्रोन से पूर्वी सीरिया के कई इलाकों में हमले किए हैं, जिसमें 6 बच्चों समेत 12 नागरिक मारे गए हैं। तुर्की की फोर्स ने सीरिया के उत्तरी इलाके मनबिज पर कब्जा भी कर लिया है। बता दें कि कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने 2016 में ISIS को हराकर मनबिज पर कंट्रोल हासिल किया था। मनबिज में SDF की हार के बाद कुर्द लड़ाकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिका और तुर्की के बीच सोमवार को समझौता हुआ। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति ने इस जीत पर कहा कि वो मनबिज से आतंकियों के सफाई से खुश हैं। इससे पहले इजराइल के विदेश मंत्री ने सोमवार को कहा था कि इजरायली बलों ने सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हथियार ठिकानों और लंबी दूरी के रॉकेटों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया है, ताकि ये शत्रुओं के हाथ न लग सके। इससे पहले अमेरिका ने मध्य सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर 75 से ज्यादा हवाई हमले किए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस हमले में B-52 बॉम्बर और F-15E फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ था। इन हमलों में ISIS के कई लड़ाकों और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था। इजरायली सेना का अनुमान है कि उन्होंने बशर अल असद के 80% तक सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। इजराइल ने इस ऑपरेशन को बशान एरो नाम दिया है। हयात तहरीर अल शाम और उसके सहयोगी गुटों के विद्रोह के बाद ही बशर अल असद ही देश छोड़ने को मजबूर हुए। सीरिया में अल जुलानी का कब्जा हो चुका है। कई कारण हैं। 2011 से वहां पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहां पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहां पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल, उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर।
कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफ़ी स्ट्रांग थे, फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अल-कायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी, और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया। खतरा इस बात का है कि कहीं सीरिया में बगदादी वाला दौर ना लौट आए। अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई खतरा बन सकता है, और वहां पे तेल की सप्लाई है, वहां पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे। अब देखना ये है, लगता है ऐसा कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा, इस बात का खतरा जरूर नजर आता है। सर, बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के बयान पे हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जीत जा सकती है। देखिए, ये ट्रंप साहब को कोई जरूरत नहीं लड़ने की। उनका काम मैं समझता हूं कि जो संगठन थे वहां के ऊपर, तहरीर अल शम्स जिसने बशर अल असद को हटाया है सत्ता से, उन्हीं ने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की बेसिक पॉलिसी जो थी रिजीम चेंज की थी, तो रिजीम चेंज हो ही गया। अब उनके माध्यम से अब ये देखना है कि आने वाली रिजीम के किस तरह के संबंध होते हैं अमेरिका के साथ। सर, पश्चिम एशिया के लिए इसका क्या व्यापक हो सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा पश्चिम एशिया पे। पश्चिम एशिया पे एक तो असर इसका सबसे ज्यादा पड़ेगा कि इराक के ऊपर सबसे ज्यादा, इराक बिल्कुल इसके बॉर्डर इस पे मिलते हैं, और दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर बॉर्डर पर के ऊपर असर पड़ेगा। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा असर है क्योंकि जो ईरान की पॉलिसी थी आर्क ऑफ रेसिस्टेंस की, तो वो तो बहुत ही कमजोर, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो नजर आ रहा है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ। अब उसकी सप्लाई सपोर्ट बेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में सीरिया आ गया। पहले उनकी लगातार सप्लाई बनी रहती थी ईरान के साथ, ईरान वाया इराक। दूसरी बात ये भी है कि हिजबुल्लाह का कमजोर होना ये सीरिया के लिए और लेबनान के जो अपोजिशन ग्रुप है उनके लिए तो वो अच्छी बात वो लोग अच्छा समझते हैं। उधर सीरिया के हालात पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीरिया की नई सरकार अगर पुरानी सरकार जैसी हरकतें जारी रखेगी तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। अगर नई सरकार ईरान को दखल देने की अनुमति जारी रखती है और हिजबुल्लाह को हथियार मुहैया कराने में सहयोग करती है, तो फिर इजराइल चुप नहीं बैठेगा, वो जरूरी कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। नेतन्याहू ने मंगलवार को एक वीडियो संबोधन में कहा कि हमारा सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि हम अपनी सुरक्षा के लिए जो जरूरी है वो करने का इरादा रखते हैं। इसलिए मैं सीरियाई सेना द्वारा छोड़ी गई सामरिक सैन्य क्षमताओं पर वायु सेना द्वारा बमबारी को मंजूरी देता हूं। ऐसा इसलिए ताकि वो जिहादियों के हाथों में ना पड़े। ये ठीक उसी तरह है जैसा ब्रिटिश वायु सेना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। उसने विची शासन यानी फ्रांस के बेड़े पर बमबारी की थी। ब्रिटिश वायुसेना ने ऐसा इसलिए किया था
ताकि वो हथियार नाजियों के हाथों में ना पड़े।